स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और इस समय हम मौजूद हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैंट में और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अभिजीत मित्र, डायरेक्टर हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा है, क्योंकि दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा व्यक्तिगत सफ़र, आपका व्यक्तिगत सफर नहीं, मतलब जिस तरीके से आपने शुरुआत की, कैसा काम रहा, क्या कुछ बदलाव आपने कृषि क्षेत्र में देखे हैं? देखिए मेरा जो शिक्षा हुई है वो तो वेटरनरी साइंस के ऊपर शिक्षा हुई है और पशुपालन हमारा करीब 1988 से मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और इस क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं वो क्रांतिकारी है। क्रांति इसलिए है कि हम जब स्टूडेंट थे तो उस समय के एक नाता हम लोग बताते थे श्वेत क्रांति। जो व्हाइट रेवोल्यूशन था तो पहले जो हमारा ज़माने के लोग थे, हमारे समय के लोग थे, हमें याद है कि हमें चाय काली ही मिलती थी, दूध का चाय मिलना कई बार नसीब नहीं हो पाता था। उसके साथ जो दुग्ध उत्पादन में एक वृद्धि हुई है, इसका मैं अगर संख्या में बताऊं, 1950 के आसपास हमारा देश का जो गोधन था और अभी का जो गोधन है उसमें देखेंगे मात्र 24% वृद्धि हुई है और दुग्ध उत्पादन में 1000% से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और अभी हमारा भारतवर्ष में दुग्ध उत्पादन में ना ही केवल विश्व में 1 नंबर में है और करीब 210 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन करते हैं और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी मात्रा में है और विश्व में 1 नंबर में है। सर अगर हम फार्मर वेलफेयर की बात करें तो पिछले समय से अब तक क्या कुछ बदलाव हुए हैं और आगे की क्या कुछ योजनाएं हैं और क्या कुछ आप देखते हैं कि और परिवर्तन की ज़रूरत है या फिर परिवर्तन होना चाहिए? देखिए तो सबसे बड़ी बात है कि पशुपालन हमेशा से कृषि का एक सब्सिडियरी माना जाता था जी। और है भी, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप देखेंगे भारतवर्ष में आंकड़ा में जहाँ पे भी हमारा फार्मर्स और चाषी भाई खाली खेती करते हैं वहाँ पे सुसाइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे भी कृषि के साथ साथ पशुपालन जुड़ा हुआ है वहाँ पे सुसाइड का मात्रा ना के बराबर है। इससे ये दिखाता है, एक हमारा टैगलाइन है, वेयर एग्रीकल्चर फेल्स लाइफ स्टॉक सस्टेन। इसका मतलब है जहाँ पे भी कृषि खेती कभी कभी फेल किया भी किसी कारण से, पशुपालन कभी भी फेल नहीं करता है। और एक विषय और आपको जानना पड़ेगा कि पशुपालन में अभी जो सरकार की नीतियाँ हैं ये काफ़ी लाभकारी है। एक तो अभी जैसे छोटा लघु उद्योग करने वाले फार्मर्स को लोन देना, जो हमारा मेन कोई डिजीज़ थे जैसे खुरपाका मुरपाका जिसको हम FMD बोलते हैं, ब्रुसेलोसिस बोलते हैं, इसमें करीब 13,000 करोड़ रुपया के अधिक मात्रा में धन उपलब्धता करके एक नेशनल लेवल का टीकाकरण चल रहा है। और दूध, प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि जो दूध का जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो धान, गेहूँ, गन्ना, ऑयल सीड्स और दलहन, इसको सबको मिला के जितना कमाई होता है उससे भी अधिक है। तो दूध एक तरीके से देखा जाए 1 नंबर में अभी नेशनल कंट्रीब्यूशन में आ रहा है और इस बात को सरकार को भी समझ में आ रहा है और बहुत सारे नीतियाँ भी आ रही है जिससे फार्मर्स को आगे लाभ होने वाला है। जैसे कि आपने बताया कि योजनाएं तो सरकार की ओर से भी चल रही हैं, लेकिन कई फार्मर्स ऐसे हैं, कई किसान भाई हमारे ऐसे हैं जिनको योजनाओं का पता ही नहीं चल पाता या योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती। तो आप क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए कारण तो इसमें तो दोषी मैं अपने आप को ही मानूंगा, क्योंकि अगर फार्मर्स के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब हमारा काम करने का ढंग में कहीं ना कहीं कमियां हैं। आप ये जानना होगा, आपके माध्यम से मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसे देश है जहाँ पे हर जिला में एक कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको हम KVK बोलते हैं, ऐसे नाम का एक संस्थान है। वो कृषि विज्ञान केंद्र का उस जिला के ऊपर उनका दायित्व है कि सारे इन्फॉर्मेशन पहुँचाए
और किसान भाई भी उस कृषि विज्ञान केंद्र में आके सारी इन्फॉर्मेशन ले। इसके अलावा भी जैसे हमारे जैसे संस्थान हैं, हम भी समय समय पर विभिन्न प्रकार की कैंप और वार्ता करते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, किसान कॉल सेंटर है, इसके द्वारा भी हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ये दोनों बातें हैं, किसान भी जागरूक हो और जो किसान से जुड़े हुए जो आपका पशु प्रेमी हैं कि कृषि प्रेमी हैं, जो लीडरशिप है गांव में, वो भी आगे आए और सरकार के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ और ऐसे संस्थान के साथ जुड़े ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। सर, हम अभी के टाइम की बात करें तो काफ़ी समय से देखा भी जा रहा है कि लोग जो हैं, किसान जो हैं, पशुपालन को छोड़कर जो पहले से करते आ रहे थे वो उसको कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं। काफ़ी समस्याएं इसके पीछे भी हैं जिनका वो कारण मान के पशुपालन को छोड़ रहे हैं और पशुओं को पालना बंद कर रहे हैं। तो इसके पीछे मेन वजह क्या है? देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हमारा संस्थान आप जानते हैं कि केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान है, तो हम तो मूलतः काम करते हैं कि गो पशु के ऊपर, गोधन के ऊपर। भारतवर्ष में गाय पालने का जो तरीका था, तो गाय एक हमारा जीवन का साथ जुड़ा हुआ एक समझ लीजिए पद्धति का एक अंग है। तो हमने जब से पशुपालन को अपना जो रोजमर्रा का जो जिंदगी है इससे अलग किया, तब ये समस्या है। कैसे? हमने एक गाय को जब पालते हैं, पहले हम गाय से क्या करते थे, गाय से खेती भी करते थे, मतलब जो बुलक है, और उसके जो गोबर गोमूत्र का भी होता था, उससे भी हम उसका काम में लेते थे। अभी क्या हुआ, गो पालन करने समय हमारा मन में खाली एक रहता है कि दूध एकमात्र विषय हो गया। उससे क्या हुआ कि जब भी गाय दूध नहीं देती है, हम उनको आया तो मानते हैं कि अब लाभकारी नहीं रहा, तो एक विषय आ गया है। दूसरा क्या हुआ कि जो पशुपालन से जुड़े हुए जो पशुपालक है, वो काफ़ी हद तक उनके पास ज़मीन का उपलब्धता नहीं है, और दूध का जो मूल्य है उसको भी कई बार उनको नहीं मिल पाता है। और एक कारण अभी एक आ रहा है कि हम लोग जो पशुपालन करते हैं, तो गाय को खिलाने के लिए जो चारा है और दाना है उसका भी प्रबंधन नहीं करते हैं। तो कुछ तो हमें जागरूकता नहीं है और कुछ हमें गलतफहमियां हैं। हम अगर ठीक से पशु चारा प्रबंधन करेंगे और हमारे पास जो उपलब्ध दाना है, हमें ज़रूरी है कि बहुत महंगा दाना खरीद के खिलाना है, तो हमें लाभ अवश्य होगा। क्योंकि एक एस्टिमेट ये कहता है कि पशुपालन का जो 65% कॉस्ट है, वो कॉस्ट खाली आपको आहार से, पशु आहार से आते हैं। वहाँ पे अगर हम संतुलित कर लिया और हमने ठीक से ऑप्टिमाइज़ कर लिया, तो हमें इनकम में बहुत ज़्यादा लाभ होगा और पशुपालन एक लाभकारी होगा। सर, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो डिसीज़ेज़ हैं, जो बीमारियां हैं पशुओं में, वो अक्सर ज़्यादा देखी जाती हैं। हाल ही में लंपी वायरस है या और भी तमाम तरह की बीमारियां पशुओं के अंदर आ जाती हैं, लेकिन इस बीच किसान ये समझ नहीं पाते कि इसका उपाय कैसे करें। तो आप जैसी संस्था ही किसानों के लिए किस तरीके से कार्यरत हैं? देखिए, हम तो पहले क्या करते, समय समय पर हम जो भी बीमारियां आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग समय समय पर एक एडवाइजरी जारी करते हैं, और हमेशा पशुपालक को हम ये समझाते हैं और आपके माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन ट्रीटमेंट। जब कोई आपदा हमारे पास आया ही नहीं, समय रहते ही उसका अगर हमने ठीक से देखभाल कर लिया, तो हमें वो विपद से पहले से ही मुक्ति मिल जाएगी। जैसे FMD वैक्सीनेशन कराते समय जो सरकारी तंत्र में जो भी वैक्सीन कराने आते हैं, उनको सहयोग करना, सारे पशुओं को इकट्ठा कर लेना, समय समय पर वैक्सीन करा लेना, और जागरूक होकर अपना अधिकार के साथ जो वेटरनरी डॉक्टर है और हॉस्पिटल है उनके पास जाके उनको बताना। इसके बावजूद भी उनका कोई समस्या आता है, तो हमारे जैसे संस्थान है और KVKA में है, उसमें उनके साथ संपर्क करना ताकि हम उनको वैक्सीन का उपलब्धता करा पाए। सर, अगर हम संस्थान की बात करें तो आप संस्थान में किस तरीके से कार्यभार को संभाल रहे हैं, आप हमें ये भी बताएं। देखिए, हमारा जो केंद्रीय गोवंश अनुसंधान केंद्र है, ये करीब 35 साल पुराना संस्थान है, और ये संस्थान का मूल उद्देश्य ये है कि ये भारतवर्ष में एकमात्र संस्थान है जो गो धन का ऊपर अनुसंधान करके इनका सर्वांगीण उन्नति के लिए काम करते हैं। चाहे ये प्रजनन हो
पशु आहार हो, पशु आपका प्रबंधन हो, ये सभी विषय पर हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं और समय समय पर इस अध्ययन के ऊपर हम जो भी रिजल्ट आता है इसके ऊपर हम पशुपालकों को बताते रहते हैं। तो हमारा संस्थान का 3 मूल विषय में हम काम करते हैं। एक तो क्या है कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं नस्ल सुधार। नस्ल सुधार में हमारा 2 विषय में काम होता है। एक तो देशी गाय के ऊपर हम लोग एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसमें गीर, साहिवाल और कांकरेज के ऊपर हम काम करते हैं। और हमारा केंद्र गुजरात, पंजाब, केरल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो है ही, और इस जगह में हम काम करते हैं। इसके अलावा हमारा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारतवर्ष में एक पहला करार हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 1985 में। एक मिलिट्री फार्म करके एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जो 2019 से अभी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलकर करार किया था, जिसमें देश भर में जो करीब 40 मिलिट्री फार्म थे उसमें जो गोधन उपलब्ध थे उसके साथ मिलकर हम लोगों ने एक फ्रिजवाल नाम का एक गाय का ब्रीड हमने डेवलप किया, जिसके अंदर 37.5% साहिवाल के और 62.5% हॉल्स्टीन फ्रीजियन का उनका खून है। इसका विशेषता ये है कि इसमें विदेशी गाय का जो दूध देने वाला ज़्यादा क्षमता है वो है, और देशी गाय का जो बाकी जो गुण है कि दूध का क्वालिटी और रोग निवारण क्षमता ये ज़्यादा है। सर, अगर हम देसी गाय की बात करें तो काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे एक तो कारण ये है कि जैसे पहले ही आपको मैं बताया कि हम लोगों का जो गो पालन का जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य पहले करते थे, वो रवाय थोड़ा सा हमारा व्यू में भी चेंज हुआ है। पहले हम गाय को रखते थे दूध, गोबर, गोमूत्र सभी चीज़ों के लिए, एवं कृषि कार्य के लिए ऊपर। अभी क्या हो गया, लोग चाहते हैं कि गाय को रखें खाली दूध के लिए। एक तो ये विषय हो गया। दूसरा, हम जब भी गाय दूध नहीं देते हैं, सांड है कि हमारा मेल काव है, उसको हम छोड़ देते हैं। अभी आप देखेंगे छूटा जानवर, छूटा गोपशु का एक बहुत बड़ा समस्या है। उसका कारण क्या हुआ कि हमें जब भी लगता है कि ये कोई काम में नहीं आएगा, दूध नहीं दे पाएगा, हम छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अभी पूरा देश भर में एक क्रांति चल रहा है जिसको बोल रहे हैं हम ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन मतलब गोबर से कैसे इसको एक गोल्ड के तरह, ब्राउन गोल्ड के तरह इस्तेमाल करें। आपको ये भी बताना आवश्यक होगा कि हमारा जो सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी एक समझ लीजिए जो नींबू है ना, नींबू का छिलका की तरह है, इतना ही पतला है। और अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से उसका गुणवत्ता में इतना कमी आई है कि समझ लीजिए जो फर्टिलाइज़र यूज़ करके पहले अगर 1 टन कोई खाद्य उत्पादन होता था, उससे 5 गुना यूज़ करके भी आधा टन यूज़ हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा विषय है, और वो फर्टिलाइज़र हमारा शरीर में भी आ रहा है, और कैंसर का बीमारी और बाकी बीमारी भी आ रहा है। इसका एकमात्र उपाय है प्राकृतिक खेती। जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो प्राकृतिक खेती तभी संभव है जो गो आधारित खेती है। तो गाय को छोड़ के हमारा जीवन हो नहीं सकता है, और खेती करना है तो गाय को साथ में लेके करना है। तो गो आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे तो अनाज भी अच्छा होगा, हमारा सॉइल का जो गुणवत्ता भी बजाय रहेगा। और आपको एक बहुत और मज़ेदार बात कहता हूँ, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। हमारा हर जगह 2 माएँ हैं, एक घर का माँ है और एक गाय है। माँ जो है, घर की माँ बहन जो है, वो गाय को पालती है, और गाय का दूध से वो माँ का भी पोषण करते हैं और घर का भी पोषण करते हैं। गाय अगर माँ है तो उसका जो गोबर है वो धरित्री माँ को भी पोषण करते हैं, और धरित्री माँ से जो आपका फसल उगता है, घास उगते हैं, उससे गौ माता का भी पोषण होती है। और जो धरित्री माँ का जो अनाज है, उस अनाज से हमें भी पोषण करते हैं। तो इस तरह से जो साइकिल है
इस साइकिल से हर माँ 2 और माँ का देखभाल करते हैं। और ये साइकिल जैसे ही टूटेगा, ये चक्र जैसे ही टूटेगा, ये हाहाकार जो आप देख रहे हैं पूरा विदेश में, देश में, पूरा दुनिया में, यही एक कारण है। तो गो आधारित कृषि, प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमें सबका लाभ होगा। और अभी आपको बताता हूँ, अभी कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे गोबर बिक्री में 2 रुपया उनको मिल रहा है। अभी आपको अगर केचुआ से खाद उत्पादन करना है, वो करीब 20 रुपया किलो है। तो बहुत सारे लोग इस व्यवसाय में भी आ रहा है। तो दूध के परे गाय, काउ बियॉन्ड मिल्क, ये नारा के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जो समस्याएं हम अभी देख रहे हैं, ये समस्या से हमें निजात मिलेगी। सर, आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि पशुपालकों के लिए या फिर किसान भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ कमियां हैं जिसमें सुधार करके किसान अच्छा मुनाफा तो कमा ही सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं? देखिए, पहले तो बात है कि पशुपालन, पहले एक मैं आपको बहुत एक सेंटेंस बताऊंगा जिससे आपको शायद आप सुने कि नहीं। हमारा जो अतीत का जो लिटरेचर है और जो जितना धर्मग्रंथ और ये, इसमें कहा गया है कृषि कार्य ज्ञानी लोगों के लिए है। दिस इज फॉर द एग्रीकल्चर इज फॉर द वाइज मैन। और हम क्या बोलते हैं, तुम ठीक से पढ़ाई करो नहीं तो खेती करना पड़ेगा, ठीक से पढ़ाई करो नहीं तो गाय चराना पड़ेगा। ये जो हमारा मन के भाव है, इससे क्या दिखाता है कि हमने पशुपालन को, खेती को एक निम्न मान का व्यवसाय मानते हैं। पहले तो इस बात से हमें निकलना पड़ेगा। हम और आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाना खाते हैं, जो भी अनाज, जो भी हम खाते हैं, उसका उत्पादन करते हैं पशुपालक और खेती किसान। जब हम साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति के साथ आप पशुपालन और खेती करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। बुद्धि के साथ वाइज मैन के तरह हम अगर खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, लाभ अवश्य होगा। इसमें कोई विपरीत हो ही नहीं सकता। तो मैं पशुपालकों को और किसानों को यही सलाह दूंगा कि पद्धति को मानकर, वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करके अगर किसानी खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, इसमें कोई नुकसान नहीं होने का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सर ने हमें बताया कि किस तरीके से पशुपालक या फिर किसान भाई अपनी कृषि के तरीके को, पैटर्न को बदलकर भी, अपने तौर तरीकों को बदल के, जो पुराना चलन है उसमें एक नई तकनीक का इस्तेमाल करके कृषि में बदलाव ला सकते हैं और उसकी बुनियाद को और भी मजबूत कर सकते हैं। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारियां हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।